नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। पूर्व शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में डॉक्टर्स ने मनाया ब्लैक डे। सफेद पोश हत्यारा कहने से खफा चिकित्सकों ने ट्रॉमा सेंटर के सामने किया प्रदर्शन। जमाबंदी के आधार पर कृषि जिंसों की सरकारी खरीद जारी रखने की मांग, एडीएम से मिले किसान। आबादी क्षेत्र में चल रहे फैक्ट्री निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग, गांव पक्का सारण के ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनशक्ति भवन केंद्र में हुआ राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन का सम्मेलन, तहसील कमेटी का किया गया गठन। परमल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग, भद्रकाली विकास समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के कथित विवादित बयान के खिलाफ चिकित्सकों ने शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे बनाया। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। हम हत्यारे नहीं है, हम जान बचाते हैं। हम हत्यारे नहीं है, हम जान बचाते हैं। हम हत्यारे नहीं है, हम जान बचाते हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से चिकित्सकों के लिए सफेद कपड़े में हत्यारे वाले बयान से खफा चिकित्सकों ने शुक्रवार को ब्लैक डे मनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने IMA व आर सीधा के बैनर तले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे चिकित्सा जगत को आहत करने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ पर बयान वापस करने व न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव रामपुरा बेरी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के डॉक्टर ने अपनी श्रेष्ठ सेवाएं देने के बावजूद एक गर्भवती महिला को वहां से रेफर कर दिया। बाद में तहसील अस्पताल व जिला अस्पताल में भी चिकित्सकों की ओर से महिला को बचाया नहीं जा सका। इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्टेट IMA की वर्चुअल बैठक में चिकित्सकों के लिए सफेद पोशाक में हत्यारे वाले बयान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सफेद पोशाक में चिकित्सक जान बचाते हैं, न कि जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के इस बयान से सभी चिकित्सक व चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है। वे इस वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। 9 अक्टूबर को ग्राम रामपुरा बेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला को अच्छे से देखने के बाद उसको लगा कि वो ये सीरियस है, इसको आगे के लिए तहसील अस्पताल में भेजा गया। तहसील अस्पताल वालों ने भी उसको गंभीर मानते हुए उसको जिला चिकित्सालय चूरू भेजा गया। जिला चिकित्सालय चूरू पहुंचने के बाद उस महिला की मौत हो गई। मौत होने के बाद वहाँ के लोकल राजनेताओं ने मिलकर के उस चिकित्सक के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया और उन्होंने बेवजह, जबकि गांव वालों को कोई उसमें मतलब नहीं था, सिर्फ राजनेताओं ने मिलकर के और बेवजह उसको तूल देकर के एक जगह जगह अपना वो बैनर लगा के और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सक को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने कहा, जबकि चिकित्सक वहाँ के लिए एक भगवान के रूप में है और उन्होंने वहाँ पे कायाकल्प में उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड दिलाया। उसके बावजूद भी हमारे माननीय ने ये कहा कि चिकित्सक सफेद पोशाक में हत्यारे के रूप में है, तो ये बड़ा ही चिकित्सक समुदाय में और चिकित्सा कर्मियों में बड़ा रोष व्याप्त है इस बात के लिए। और वो सभी हम आज उसके लिए एक काला दिवस मना रहे हैं और IMA और अरसीदा के बैनर तले आज हम ये इसका भरपूर विरोध करते हैं। और इसके लिए हम माननीय से ये कह रहे हैं कि वो इस बात को वापस लें और सही तरीके से चिकित्सकों का, जो कि वो पूर्व में हमारे, जबकि 2 बार मंत्री रह चुके हैं चिकित्सा विभाग के, फिर भी आज हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये बड़ा ही घोर अन्याय है। आज जो काला दिवस मनाया गया उस बारे में डॉक्टर रविशंकर जी के द्वारा बता दिया गया। हम इस बात के लिए आज विरोध प्रकट करने के लिए काला दिवस के रूप में मना रहे हैं कि ताकि जो राजनेता पूर्व में चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं और वो इस चीज के लिए पब्लिक को एक गलत संदेश दे रहे हैं कि ये चिकित्सक सफेद कपड़े पहने हत्यारे हैं और जिनके द्वारा पिछले कई सालों तक चिकित्सा विभाग की कार्यशैली और चिकित्सकों की सेवा देखी गई, उसके बावजूद भी उनके द्वारा ये शब्द कहे जाने ये बहुत निंदनीय है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आगे से भी हम विरोध जारी रखेंगे इस तरह के शब्दों का। और आज इसी विरोध स्वरूप आज हमारे द्वारा ये आज काला दिवस मनाया गया ताकि उन लोगों तक ये संदेश जाए कि चिकित्सक सभी जगह एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। जमाबंदी के आधार पर कृषि जिंसों की सरकारी खरीद जारी रखने की मांग को लेकर किसानों ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जमाबंदी पर बिना शर्त सरकारी खरीद जारी रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिले किसानों ने बताया कि राजस्व भू अभिलेख शाखा के अधिकारियों को 16 अक्टूबर से गिरदावरी पर्ची जारी करने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे, लेकिन आज जब पटवारियों को गिरदावरी पर्ची के लिए जरिए फोन राब्ता किया गया तो पटवारियों का कहना है कि 20 अक्टूबर से पहले गिरदावरी पर्ची नहीं मिल पाएगी। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद जमाबंदी के आधार पर शुरू कर दी गई थी, क्योंकि उस समय किसानों के पास गिरदावरी उपलब्ध नहीं थी और 16 अक्टूबर से गिरदावरी पर्ची देने के लिए किसानों को आश्वस्त किया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर आने के बाद भी उन्हें गिरदावरी नहीं दी जा रही। किसानों ने अतिरिक्त कलेक्टर से मिलकर जब तक गिरदावरी उपलब्ध न हो तब तक जमाबंदी के आधार पर सरकारी खरीद जारी रखने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि प्रशासन गिरदावरी उपलब्ध न करवाकर गिरदावरी की अनिवार्यता लागू करता है तो इसका विरोध किया जाएगा। हमें तहसीलदार साहब ने जब नरमे की खरीद शुरू हुई थी तब जमाबंदी पर खरीद शुरू हुई थी, गिरदावरी उपलब्ध नहीं थी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन आज 16 तारीख हो गई है और हमें सुनने में ये आया कि गिरदावरी अब भी पटवारियों को फ़ोन कर रहे हैं तो कोई पटवारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। कई पटवारी कह रहे हैं 20 तारीख से पहले गिरदावरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो ट्राली लेके आए हैं हमारी ट्रालियों की तुलवाई जारी रखे। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि अगर जब तक हमें गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाते तब तक जमाबंदी पर बिना शर्त हमारी खरीद जारी रखे, और अगर गिरदावरी की शर्त लगाने की या इस प्रकार की कोई कोशिश करेंगे और गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। अतः हमारा ये कहना है कि जब हमें गिरदावरी उपलब्ध होगी तब उपलब्ध करवा देंगे, तब तक हमारा काम जारी रखे और हमारी खरीद जारी रखे। गांव पक्का सारणा के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप आबादी क्षेत्र में चल रही फैक्ट्री निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। आबादी क्षेत्र में चल रहे टाइल्स फैक्ट्री निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर गांव पक्का सारणा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वार्ड संख्या 17 में टाइल्स फैक्ट्री का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण स्थल के बिल्कुल करीब शिक्षण संस्था है जहां गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। वहीं वार्ड संख्या 17 घनी आबादी क्षेत्र है, इसके चलते वार्ड में लोगों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा इस इलाके में फैक्ट्री लगाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उक्त फैक्ट्री बनती है तो आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा और पास की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी ध्वनि प्रदूषण के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप उक्त फैक्ट्री निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। पक्का सारणा के नागरिक इस बात को लेकर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे हैं कि वार्ड नंबर 17 पक्का सारणा के वार्ड नंबर 17 में पीके टाइल्स के नाम से पक्का सारणा ग्रामवासी एक जो पीके टाइल्स के नाम से फैक्ट्री लगा रहा है, हम उस फैक्ट्री का विरोध करने यहाँ पहुँचे हैं। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो पास में शिक्षण संस्थान है, छात्रावास है और वहाँ पर बच्चों का वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा, ये जो क्षेत्र है ये रिहायशी इलाका है, ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि इसको तुरंत प्रभाव से इस जो फैक्ट्री का कार्य किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और इस रिहायशी इलाके में फैक्ट्री का निर्माण न किया जाए। टाउन स्थित जनशक्ति भवन केंद्र में शुक्रवार को भवन निर्माण मजदूर यूनियन का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में यूनियन की तहसील कमेटी का गठन किया गया। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन का सम्मेलन शुक्रवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में निर्माण कार्यों से जुड़े हनुमानगढ़ तहसील के सभी ब्लॉकों के श्रमिकों ने भाग लिया। यूनियन के जिला संरक्षक बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि तहसील स्तर पर सीटू के बैनर तले राजस्थान निर्माण यूनियन का पहला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में निर्माण से जुड़े श्रमिकों को आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे श्रमिक वर्ग के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है। वहीं श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं उनका शोषण किया जा रहा है। लेबर कोर्ट और सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए कुछ सहूलियतें दी गई हैं, जिनके बारे में मजदूर वर्ग अभी तक जागरूक नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटा या बेटी होने पर श्रमिकों को सरकारी योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया जाना, उपकरण और औजार के लिए दी जा रही सहायता राशि, बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस की सहायता आदि, इन सब के बारे में क्षेत्र के कई निर्माण श्रमिक फिलहाल जागरूक नहीं है। ऐसे में पात्र होने के बावजूद भी सरकार की कई योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा। सम्मेलन का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना है। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान निर्माण मजदूर यूनियन की तहसील कमेटी का गठन भी किया गया। निर्माण श्रमिकों की काफी बढ़ी हुई है, उसमें बहुत सी सुविधाएं आपके वो सामान लाने का है, उसका बिल दो और आपको सामान का पैसा मिल जाएगा। निर्माण श्रमिक है, उसकी बच्ची को शिक्षा के लिए पैसा मिलेगा 55,000 रुपए। एक्सीडेंट में आप घटना हो जाए और वो खत्म हो जाए तो 5 लाख रुपए मिलता है। छात्रवृत्ति के पैसे मिलते हैं। सुविधाएं बहुत दे रखी है और फ्री भी नहीं दे रखी। 1% सेंस का मतलब
जो भी बिल्डर, जो भी ठेकेदार या जिसका 10 लाख से ऊपर मकान का खर्चा आता है, जो कर देता है, टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का बड़ा आदमी, यहाँ का पैसे वाला, 1% सेंस उसका लेबर कोटे में कट जाता है, जो वहां जयपुर में आपके उस श्रम विभाग में जमा है। आज यहाँ जनशक्ति भवन में राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन का तहसील का पहला सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें तमाम हनुमानगढ़ तहसील के वो सारे मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें चेजा मजदूर का मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, वहाँ मार्बल लगाई वाला, मार्बल घसाई वाला, बिजली फिटिंग वाला, जो पीओपी का मिस्त्री और लकड़ के जो गेट लगाने वाले, वो तमाम मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए जो निर्माण में काम करते हैं। आज के सम्मेलन में हम चर्चा कर रहे हैं कि निर्माण के मजदूर के सामने जो समस्या है, उसके सामने जो रोजगार की समस्या है, सामाजिक तौर पर जो समस्या है, और जो राजस्थान सरकार ने निर्माण मजदूर के लिए या लेबर कोड की तरफ से और सरकार की तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा के तहत, चाहे वो बेटा या बेटी होने पर कुछ पैसा उसको मिलता है, उसके औजार के लिए पैसा मिलता है, 2 बेटियों की शादी के लिए पैसा मिलता है, कोई दुर्घटना हो जाए तब पैसा मिलता है, और वो सारी चीजें। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें, घोषणा तो है, लेकिन धरातल पर देखें कि आम मजदूर को इसके बारे में पता नहीं, उसने मजदूर का जो मजदूर की कॉपी है वो बनाई नहीं। इसलिए हम जागरूक करके कि तमाम मजदूर इसके बारे में जो उनके अधिकार है, जो उनको सुविधाएं उपलब्ध है, वो मजदूर सुविधाओं को ले सके और वो सारी की सारी चीजें ले सके। और उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार ऐसा कि जब मजदूर वहां जाता है तो बड़ी संख्या में दूसरे जो वहाँ अधिकारी बैठे हो, या हनुमानगढ़ में तो पिछले जो अधिकारी था और तमाम स्टाफ था, उसको चेंज करना पड़ा। भ्रष्टाचार के तहत बड़ा पैसा का घपला हुआ और सारे के सारे स्टाफ को चेंज करना पड़ा। और हमारी ये जो CRTU से संबंधित राजस्थान निर्माण की यूनियन आज सम्मेलन करेंगे, तो उसके तहसील की एक हम कमेटी चुनेंगे, उनके पदाधिकारी चुनेंगे, और आने वाले समय में पूरे हनुमानगढ़ जिले में और खास तौर से हनुमानगढ़ तहसील में इन तमाम निर्माण के मजदूरों के हकों की लड़ाई को लड़ा जाएगी। भद्रकाली क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप परमल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग की है। भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति की ओर से शुक्रवार को जिला कलेक्टर को धान फसल अवशेष न जलाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि हनुमानगढ़ जिले में बासमती धान की फसल बोई जाती है, इसकी कटाई नवंबर माह में की जाती है। इस वर्ष किसानों ने परमल धान की बुआई की थी, जिसकी कटाई अक्टूबर माह में हो जाती है। जिले में सरकारी खरीद न होने की वजह से किसान को अपनी फसल 1888 सरकारी खरीद मूल्य के स्थान पर 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण परमल धान से किसान का मोह भंग हो गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान के लिए धरती मां की समान है। किसान भी धान अवशेष न जलाकर उनको मिट्टी में मिलाकर धरती को उपजाऊ बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास धान के शेष अवशेष मिट्टी में मिलाने वाले संसाधन उपलब्ध नहीं है। उनको खरीदना उसके बजट से बाहर है। भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति ने ज्ञापन के जरिए मांग की कि परमल धान की सरकारी खरीद अविलंब आरंभ करवाकर किसान को परमल धान की बिजाई के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने वाले संसाधन अनुदान पर उपलब्ध करवाकर किसानों की सहायता की जाए। ज्ञापन देने वालों में भगवान सिंह कुड़ी, सुरेंद्र सिंह शेखावत, कुलदीप सिंह, करनैल सिंह, दलपत सिंह, असलम खान, बलदेव सिंह ढालिया सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। कलेक्टर साहब के पास आए थे, जो कलेक्टर ने आदेश निकाला है कि पराली वगैरह नहीं जलानी है। गत वर्ष कलेक्टर साहब ने हमें कहा था कि भाई आप लोग ऐसा कोई समाधान करो कि जिससे आपको पराली ना जलानी पड़े। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ किसानों ने क्या PR धान लगाया था, परंतु PR धान लगाया उसकी आज रेट हमें बाजार में क्या 1500-1600 मिल रही है, जबकि पंजाब और हरियाणा में उसी की रेट 1688 मिल रही है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 1888 मिल रही है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरे किसान क्या 1401 लगाते हैं, जो बासमती किस्म है वो नवंबर माह में पकती है। किसान के पास क्या है कि उसको जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। उसको जो उसके धान के अवशेष है उनको मिट्टी में मिलाने के लिए क्या है कि जो कृषि यंत्र चाहिए वो भी किसानों के पास नहीं है, वो काफ़ी महंगे हैं। जो सामान्यतः यंत्र ले वो भी 2.5-3 लाख से नीचे नहीं है। तो हम कलेक्टर साहब को निवेदन करने के लिए आए हैं कि एक तो यहाँ पर PR की सरकारी खरीद शुरू करवाई जाए, दूसरा जो कृषि यंत्र जिससे
धान के अवशेष से उनको मिट्टी में मिलाया जाए, वो हमें सब्सिडी से उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान इस क्षेत्र में जागरूक होकर धरती माँ को भी बचा सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे समय से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बीती रात एक अज्ञात शख्स ने जंक्शन में 2 कारों सहित कई स्थानों पर आग लगा दी। पुलिस ने दमकल के माध्यम से आग पर काबू पाया। जंक्शन क्षेत्र में गुरुवार देर रात किसी असामाजिक तत्व ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से घर के बाहर खड़ी कार और टेम्पो जलकर राख हो गई। इसके अलावा अज्ञात व्यक्ति ने जनरेटर, चाय के खोखे को भी आग लगा दी। एक साथ कई जगह आग लगने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुला आग को बुझाया। आग लगने की घटनाएं देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने सबसे पहले जंक्शन में चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड पर स्थित एक फोटो स्टूडियो के बाहर खड़ी कार को आग लगा दी। आग लगने से कार कबाड़ में तब्दील हो गई। इसके बाद बस स्टैंड के बाहर लगे नगर परिषद के फ्लैक्स को आग लगा दी। आग लगाने की तीसरी घटना बस स्टैंड के नजदीक स्थित सरकारी डिस्पेंसरी के नजदीक हुई। अज्ञात व्यक्ति ने वहां खड़े टेम्पो को भी आग के हवाले कर दिया। आग लगने से टेम्पो का ऊपरी हिस्सा जलने सहित काफी नुकसान हो गया। इसके बाद अज्ञात शख्स राजीव चौक के नजदीक स्थित पहुंचा और वहां बाहर सो रहे एक व्यक्ति के ऊपर ऑडी रजाई में आग लगा दी। रजाई में आग लगने का पता चलते ही उक्त व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। आग लगने से रजाई और उस व्यक्ति का बैग जलकर खाक हो गया। इसके बाद असामाजिक तत्व ने पास ही स्थित चाय के खोखे को भी आग लगा दी। इतने स्थानों पर आग लगने के बाद अज्ञात व्यक्ति दुर्गा कॉलोनी की तरफ पहुंचा और वहां वार्ड नंबर 18 में घर के बाहर खड़ी रिडकोर प्रोजेक्ट के मैनेजर की गाड़ी में आग लगा दी। राहत की बात ये रही कि कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दुर्गा कॉलोनी में स्थित शारदा हॉस्पिटल के बाहर लगे जनरेटर को भी आग लगाने का प्रयास किया गया। इसके बाद उक्त व्यक्ति दुर्गा मंदिर के पास स्थित सरसों के तेल के गोदाम के पास पहुंचा और बाहर रखी लकड़ियों में आग लगा दी। गनीमत रहा कि आग सरसों के गोदाम तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार कई जगहों पर आग लगने की सूचना मिलने पर हरकत में आई जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुला आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि उक्त सभी वारदातों को अंजाम किसी दिमागी रूप से परेशान एक व्यक्ति ने दिया है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया है। कल रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर दुर्गा कॉलोनी और आसपास के कुछ एरिया में घटना की, जैसे आग गाड़ियों की आग लगा दी, जनरेटर बाल दिया, लकड़े पड़ी थी लकड़े बाल दी।
अभी थाने में भी बात की है, थाने वाले बोल रहे हैं मार्केट खुल दे तो CCTV कैमरे चेक करके उन अज्ञात व्यक्ति की पहचान की जाएगी। कोई असामाजिक तत्व है ना, सेडी टाइप के लोग होंगे जो चोरी करने से तो आए नहीं, वो आग लगा के गए हैं, सारे शहर में ही कर गए हैं। 19 नंबर वार्ड में, इधर दुर्गा कॉलोनी में, मेन बाजार में भी टेम्पो पड़े हैं उन्होंने। देखते हैं अभी थोड़ी देर में थाने वाले आ जाते हैं। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। शुक्रवार को विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों ने चयनित विद्यार्थी कमल किशोर सुमरानी, हर्ष सोनी, हरीश गोयल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। विद्यालय निदेशक ने बताया कि विद्यालय समय समय पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेकों प्रतियोगिताओं व सेमिनारों का आयोजन करता है, जिससे विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इंस्पायर अवार्ड में चयनित विद्यार्थियों को 80,000 रूपए प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष तक 4 लाख रूपए मिलेंगे। विद्यालय रतनदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 विद्यार्थी इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड में आए हैं। ये बोर्ड के 1% छात्रों में माने जाते हैं और प्रतिवर्ष 80,000 रुपए एक विद्यार्थी को मिलेंगे 4 वर्ष तक। इस प्रकार से विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और हर वर्ष ही ये परंपरा रही है हमारे विद्यालय की लगभग कि बच्चे जो है इंस्पायर अवार्ड में विजित रहते हैं। यह विद्यार्थियों का व हमारे स्टाफ का ही परिश्रम का फल है। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में अमावस्या पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने माथा टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। टाउन स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में शुक्रवार को अमावस्या पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। गुरुद्वारा परिसर में आयोजित धार्मिक दीवान में गुरुबानी के पवित्र शब्द गूंजते रहे। अमावस्या पर सजे धार्मिक दीवान में रागी जत्थों ने कहा कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में जो व्यक्ति नाम का सिमरन करता है उसे सिमरन का फल जरूर मिलता है। इस मौके पर गुरुद्वारा परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं को लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि हर माह एक दिन गुरु का ध्यान करने और मेल मिलाप बढ़ाने के लिए अमावस्या का पर्व बहुत ही पवित्र और उचित मौका है। जद यह गुरमत अनुसार धार्मिक जिम्मेवारी अध्यात्मिक जिम्मेवारी निभाता है तो इन्हें सोझी आती है गुरु रूप शासन। सतगुर कृपा करन अपने कीमती समय तो आप समा कढ़ के गुरमत धारिए, गुरु घर आके जथा जोग सेवा करके गुरमुख बनिए। और गुरमुख कौन है? सतगुरु कहते गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा तुड़ पलिया। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ और वाहिगुरु शब्द का कीर्तन और संगतां ने सेवा करके सिमरन करके आपका जीवन सफला बनाया। और मस्सिया जिहड़ा मनाउण दा ही मकसद है भी एक दिन साडे वड्डियां ने वो पक्का कीता सी भी इस दिन सारी संगत इलाके दी तो गुरु घर आके और गुरु घर सेवा दे विच और सिमरन दे विच जुड़ करके आपको अपना जीवन सफला बनावे। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस संदर्भ में पंडित राम नारायण शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी।
पितृपक्ष समाप्त होने के साथ ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हालांकि इस साल इसमें देरी हुई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पंडित रामनारायण शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर को श्राद्ध अमावस के बाद पितृपक्ष समाप्त हो चुके हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रा 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस बीच पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाएगी। पंडित रामनारायण शर्मा के अनुसार श्राद्ध के बाद मलमास लगने के कारण इस बार नवरात्रे 1 महीने देर से शुरू हो रहे हैं। मलमास की वजह से न सिर्फ नवरात्रे बल्कि दशहरा और दीपावली भी देरी से आरंभ होंगे। 25 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होंगे। इसके बाद ही विवाह, मुंडन आदि मंगल कार्य शुरू हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को मां शैलपुत्री पूजा घट स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 25 अक्टूबर तक देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। उन्होंने इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की है। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी पुरुषोत्तम मास विराम हो रहा है तथा 17 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मां भगवती के लिए नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसमें शास्त्र के अनुसार नवरात्रों की पूजन में प्रथम दिन 10 घड़ी तक घट स्थापना के लिए उत्तम समय है। सुबह 7:49 से लेकर के 9:25 तक शुभका चौकड़िया है। 11:35 से लेकर के 1:15 तक अभिजीत मुहूर्त है। चित्रा नक्षत्र के साथ वैधृति योग इस दिन बन रहा है, तो उत्तरार्ध समय में घट स्थापना वर्जित मानी गई है, तो सुबह के समय में ही घट स्थापना की जाए। माँ भगवती के इस उत्सव में जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे ही माँ भगवती की प्रतिमा लगाकर उनके सामने घट स्थापना करें, दीपक जगाएं, फिर माँ भगवती को जल से सिंचन करके, जल का छींटा लगाकर तिलक करके गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि माँ भगवती को अर्पण फल प्रसाद से माँ भगवती का पूजन करें। नवरात्रों में विशेषतः माँ भगवती को श्रीफल नारियल चढ़ाया जाता है, तो माँ भगवती को नारियल अर्पण कर करके और माँ भगवती की आरती सुबह और शाम दोनों समय में करें। उपवास करते हुए अपने इन 9 दिनों को हम व्यतीत करें, जिससे माँ भगवती की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।